दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने ज़्यादातर ये सुना होगा कि होम्योपैथी में ज़्यादातर स्टूडेंट या जो कोई भी होम्योपैथी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है वो एक सवाल बहुत ज़्यादा करता है। वो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर या किसी भी होम्योपैथिक सीनियर से वो ये जरूर पूछता है कि सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है, या मेरे को कौन सी दवाई सूट होती है। हम जितने भी लोग होम्योपैथी में इंटरेस्टेड होते हैं या हम थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, उनके अंदर एक मिथ होता है कि हर आदमी की एक विशेष दवा होती है और उस आदमी के अंदर अगर कोई भी बीमारी होगी तो वो उस पर्टिकुलर दवा से ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो एक होम्योपैथ को सिर्फ एक पेशेंट में एक ही बार मेहनत करना पड़ती और लाइफ लॉन्ग जब तक वो पेशेंट उसके पास आता किसी भी बीमारी को लेकर, तो वो वही उसी दवा से उसको ठीक कर देता। अगर ऐसा होता तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको यही मिथ क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है और जब हम उसका केस लेते हैं और जब तक वो हमारे यहां इलाज लेता है, कोई एक मेडिसिन नहीं होती जिससे उसका ट्रीटमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होम्योपैथी में अलग अलग प्रकार की प्रिस्क्राइबिंग होती है जिनमें रूल एक ही फॉलो होता है और वो रूल होता है लॉ ऑफ सिमिलिया। लेकिन वो लॉ ऑफ सिमिलिया या हम कहें लॉ ऑफ सिमिलिमम, उस सिमिलिमम तक पहुंचने के लिए आपके रास्ते अलग अलग हैं। आप हो सकता है मरीज के द्वारा बताई हुई पैथोलॉजी को इंपॉर्टेंस देते हुए उस सिमिलिमम तक पहुंचे, मतलब आपकी चुनी हुई दवा हो सकता है पैथोलॉजिकल सिमिलिमम हो, उस केस में चुनी हुई दवा कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम हो, उस केस में चुनी हुई दवा इटियोलॉजिकल सिमिलिमम हो, उस केस में चुनी हुई दवा मियाज्मेटिक सिमिलिमम हो। तो एक केस को क्योर करने के लिए हमको सिमिलिमम तो देना है। सिमिलिमम मतलब लॉ ऑफ सिमिलिया फॉलो करना है। लेकिन उस लॉ ऑफ सिमिलिया को फॉलो करते हुए हम या तो उसको मियाज्मेटिक मेडिसिन देंगे, या उसको कोई नोसोट देंगे, या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देंगे, या उसको ऑन बिहाफ ऑफ इटियोलॉजी देंगे, या एक सुपरफिशियल सिम्टोमेटिक रेमेडी देंगे। क्या देंगे वो उस कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है जिस सिचुएशन को मरीज हमारे पास लेकर आता है। तो आज का जो क्वेश्चन है कि क्या एक मरीज और एक केस क्या एक ही दवाई से ठीक होता है? जब कोई ये सवाल मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे करता है तो मैं हमेशा उनको एक ही जवाब देता हूं कि एक केस में या एक व्यक्ति के अंदर लाइफ में अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशंस होती हैं और हमको उन सिचुएशंस के हिसाब से मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करना होता है। अगर मैं किसी अपेंडिसाइटिस के पेशेंट का इलाज कर रहा हूं तो कभी मैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दूंगा, कभी मैं उसको पैथोलॉजिकल रेमेडी दूंगा, कभी जब उसको एक्यूट एपिसोड आएगा पेन का तो मैं हो सकता है उसको सिम्टोमेटिक मेडिसिन दूं, या फिर अगर केस में कोई पर्टिकुलर इटियोलॉजी बहुत प्रोमिनेंटली मिल रही है तो हो सकता है मैं उसको इटियोलॉजिकल रेमेडी दूं ऑन बिहाफ ऑफ इटियोलॉजी। बीच बीच में मैं मियाज्मेटिक रेमेडी भी उसको दे सकता हूं। तो एक पर्टिकुलर केस और एक पर्टिकुलर व्यक्ति के
अलग अलग टाइम पर, अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग मेडिसिन होती हैं। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि साहब ये तो ठीक है कि अलग अलग सिचुएशन होंगी तो अलग अलग प्रिस्क्राइबिंग, चूंकि होम्योपैथी में अलग अलग होती है तो उसके आधार पर हम मेडिसिन दे सकते हैं, पर क्या किसी व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होता है? बिल्कुल दोस्तों, हो सकता है कुछ ओल्ड होम्योपैथ मेरी इस बात से सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन मैंने जो लाइफ में सीखा है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो अपनी इन 20 साल की प्रैक्टिस में जो रिसर्च की है, जो देखा है, उसमें ये देखा है कि एक व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नक्स भूमिका का पेशेंट है। नक्स भूमिका का पेशेंट कैसे है? जैसा कि आप सब जानते हैं, वो हाईली एम्बिशियस होता है, अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट होता है। वो ना टाइम देखता है, ना वो खाना देखता है, सिर्फ उसको पैसा चाहिए होता है, और उस पैसे को कमाने के लिए, लग्जरी लाइफ को बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। ऐसे लोग ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं ये रूल्स अप्लाई हो सकते हैं, नौकरी में नहीं हो सकते। नौकरी में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि नौकरी में फिक्स्ड आवर्स होते हैं, तो वहां नक्स भूमिका काम नहीं कर पाएगा। अगर वो नक्स भूमिका है तो वो कुछ दिनों नौकरी करेगा भी तो उसको छोड़ देगा वो, और कोई बिजनेस डालना चाहेगा, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहेगा, नो मैटर उसको कितनी मेहनत करना पड़े, नो मैटर वो खाना उसको मिलता है नहीं मिलता, नो मैटर वो सो पाता है कि नहीं सो पाता। अब मान लीजिए ऐसे केस में नक्स भूमिका अभी उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिख रहा है, वो स्पाइसीज खा रहा है, वो अल्कोहल ले रहा है, वो नशा कर रहा है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, कम सो रहा है। तो इन ऑल जब इस स्थिति को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर वो हमारे पास आता है, और मान लो उसको एसिडिटी हो गई, अब वो एसिडिटी के लिए हमारे पास आया है, तो हम जब उसकी केस लेंगे तो हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमको नक्स भूमिका का नजर आएगा और हम उसको नक्स भूमिका प्रिस्क्राइब करेंगे। अब मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को कोई लव अफेयर हो जाता है और वो बहुत पैशनेट हो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। मैंने यहां पर गर्लफ्रेंड इसीलिए बोला, क्यों? क्योंकि नक्स भूमिका प्रीडोमिनेंटली मेल रेमेडी होती है। अब वो बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड भी होता है, लेकिन वो ये देखता है कि कुछ समय बाद किसी वजह से, और वो ये चाहता है कि वो उससे शादी भी कर ले, दोनों के अंदर बढ़िया अच्छा पैशनेट लव अफेयर चल रहा होता है, लेकिन अचानक ये होता है कि 5 साल 6 साल एक अच्छा रिलेशनशिप चलने के बावजूद भी वो लड़की किसी और से मैरिज कर लेती है। तो ऐसे में हो सकता है कि नक्स भूमिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है नाउ कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फोरिक एसिड कॉन्स्टिट्यूशन, एसिड फॉस। अब एसिड फॉस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? जब कोई व्यक्ति किसी चीज को बहुत मन लगाकर करता है, चाहे फिर वो पढ़ाई हो, जैसा कि हम एसिड फॉस में स्टूडेंट्स के केस में देखते हैं, और उसका कोई सपना होता है कि मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ूंगा, बहुत दिल लगा के पढ़ूंगा और मैं एक पर्टिकुलर चीज को प्राप्त करूंगा, और जब फिर किसी वजह से उसको वो नहीं मिल पाती, खास करके इसमें फॉल्ट उसका नहीं होता, या तो किस्मत का होता है या फिर वो जो दूसरी पार्टी है उसका होता है, तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है, और डिसअपॉइंट होने के बाद फिर उस व्यक्ति के लिए, उस चीज के लिए उसके मन में इंडिफरेंस डेवलप हो जाती है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी फिर पढ़ाई में बिल्कुल दिल ही नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहेगा। तो ये सिचुएशन एसिड फॉस की हो गई। मैंने जो अभी एग्जांपल दिया, अगर हम इसको इसमें फिट करें तो नक्स भूमिका का जो पेशेंट था वो किसी से दिल लगा बैठा, बहुत पैशनेट हो गया, उनके बीच में बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, दोनों को अंडरस्टैंड भी करते थे, आपस में वादे भी किए कि हम शादी करेंगे, लेकिन किसी वजह से उस लड़की ने दूसरी शादी कर ली,
हालांकि वो जो लड़की चाहती थी वो सब देने को तैयार था। वो ऐसे केस में वो डिसअपॉइंट हो जाएगा और हो सकता है कि वो ऐसे में एसिड फॉस का पेशेंट बन जाए और इस सिचुएशन में उसको उस लड़की के नाम से भी इंडिफरेंस हो जाएगा, उस रिलेशनशिप से भी इंडिफरेंस हो जाएगा, वो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहेगा। इंडिफरेंस हो गया, उसको मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस आ गई। हो सकता है ऐसा पेशेंट स्टेफिसेग्रिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चला जाए। ऐसे केस में उसको इंसल्ट फील होगी, ह्यूमिलिएशन फील होगा, उसको गुस्सा आएगा, उसको ऐसा लगेगा कि पेशेंट मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोट दूंगा, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। हालांकि वो इस गुस्से को, इस इरिटेशन को निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो एक सभ्य समाज का व्यक्ति है, कोई ऐसा इलीगल काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको अपने इमोशंस दबाने पड़ेंगे। ऐसे केस में वो स्टेफिसेग्रिया का पेशेंट बन जाएगा। तो आप देखिए कैसे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। अब मान लीजिए नक्स वोमिका का पेशेंट अपना बिजनेस कर रहा है और उसको ये लगता है कि यार ये बिजनेस मैंने बहुत दिन कर लिया, अब इसमें ज्यादा पैसा नहीं है, और उसने कोई ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा एरिया चूज कर लिया जिसमें वो सेल्समैन बन गया। जरूरी नहीं है अच्छी जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनमें आपको बड़ी पोस्ट पर जब आप पहुंचते हो तो बड़ी लेवल पर आपको मेडिसिन सेल करना होती है, या किसी इंश्योरेंस कंपनी में आप पहुंच गए, वहां बड़ी एक पोस्ट पर पहुंच गए जहां आपको नए नए क्लाइंट बनाने पड़ते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी, एमआर, सेल्स मैनेजर, इनका ऑक्यूपेशन कैसा होता है? कई बार इनको ये पता होता है कि वो जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके अंदर ये कमी है, लेकिन उस कमी को वो छुपाते हैं और उस प्रोडक्ट को एग्जैजरेटेडली जनता के आगे प्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में झूठ बोलते हैं और उसकी बड़ी बड़ी अच्छाइयां दिखाएंगे, और वो पूरी एफर्ट करेंगे कि वो प्रोडक्ट जिसके अंदर कमियां भी हैं वो कमियां छुपाकर और उसकी बड़ाइयों को बड़ा चढ़ाकर बोलकर वो प्रोडक्ट कैसे भी करके हम बेच दें और पैसा कमा लें, बड़े आदमी बन जाए। ऐसे में वो लाइकोपोडियम की कॉन्स्टिट्यूशन में चला जाएगा। तो दोस्तों आपने मेरे कुछ एग्जाम्पल से क्या देखा कि व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर अपन एक थ्योरेटिकली देखें तो क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन दो चीजों से बनता है। एक वो इनहेरेंट टेंडेंसी जो हमने अपने माता पिता से लिए। हर व्यक्ति का एक नेचर होता है जिसमें आधा नेचर वो अपने माता पिता से लेता है और आधा नेचर वो अपने एनवायरमेंट से लेता है। और जब एनवायरमेंट के एक्सपोजर से जो उसके अंदर सिम्टम आते हैं और माता पिता के नेचर की वजह से जो सिम्टम आते हैं, वो दोनों जब मिक्स हो जाते हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब आप इनहेरेंट टेंडेंसी जो माता पिता से लिए उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एनवायरमेंट चेंज होने से आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर केस, पहली बात तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेडिसिन से ठीक होगा। हो सकता है हम इस पर मैं आपको जरूर एक वीडियो दूंगा, टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस या टाइप्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में सिर्फ एक ही तरह की प्रिस्क्राइबिंग नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। सिर्फ सिम्टम्स को कलेक्ट कर लेना और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे देना, ये एक ही प्रिस्क्राइबिंग नहीं है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथी में मानसिक लक्षण, शारीरिक लक्षण, अब उनमें भी जनरल और पर्टिकुलर, ये आपने कलेक्ट कर लिए और वही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है और ये एक ही तरीका है होम्योपैथी में ट्रीटमेंट का। ऐसा नहीं दोस्तों। जैसा मैंने बताया, कई बार हम इटियोलॉजी को इंपॉर्टेंस देते हैं, कई बार हम पैथोलॉजी को इंपॉर्टेंस देते हैं, कई बार हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, कई बार हम मियाज्म को इंपॉर्टेंस देते हुए अलग मेडिसिन देते हैं। तो एक केस में कई मेडिसिन, कई प्रकार की मेडिसिन जा सकती हैं। जब तक वो केस क्योर होगा 6 महीने में, साल भर में, तब हम उसको कई प्रकार की मेडिसिन चला सके होंगे।
हो सकता है पहले कोई मरीज आया तो आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी, फिर ईटियोलॉजी, कुछ दिनों बाद कुछ वजह से ईटियोलॉजिकल रेमेडी दी, फिर कुछ वजह से आपने पैथोलॉजिकल रेमेडी दी, फिर बाद में किसी वजह से आपने मियाज्मेटिक रेमेडी दी। तो एक ही केस में अलग अलग टाइम पर अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। एक बात तो ये समझ लीजिए आप। अब जैसा मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी बदल जाती हैं। दो बातें हैं इसमें, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहली बात, जब कोई केस हमारे पास आता है तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी दे सकते हैं, इटियोलॉजिकल रेमेडी भी दे सकते हैं, मियाज्मेटिक रेमेडी भी दे सकते हैं, मतलब अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन दे सकते हैं। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन जो हमने किया है वो भी चेंज हो सकता है। अलग लाइफ में अलग अलग टाइम पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है मरीज का, उस हिसाब से हम चलते हैं। कभी हम उसको फास्फोरस देंगे, कभी हम उसको नक्स भूमिका देंगे, कभी हम उसको सीपिया देंगे, कभी हम उसको स्टेफिसेग्रिया देंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि उस समय उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो टाइप्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग अलग हो गई। इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक केस में अलग अलग तरीके से हम सिमिलिमम दे सकते हैं एक, और इसमें जो एक वे होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वे, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि एक इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन जो वो जन्म से होता है बस वही रहता है, फिर वो चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है, वो अलग अलग इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई से अलग अलग उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस आते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप होम्योपैथी में किसी से पूछते हैं कि सर मेरी दवाई बता दीजिए, तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। वो तो डॉक्टर को जब आप अपनी फीलिंग्स बताओगे, मेंटल जर्नल बताओगे, फिजिकल जर्नल बताओगे, उस समय की सिचुएशन बताओगे, उस समय का एनवायरनमेंट बताओगे, तब वो डिसाइड कर पाएगा कि इस समय आपका कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मटेरिया मेडिका के किस कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, जो बाद में चेंज भी हो सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू, गुड बाय।